सभी का स्वागत है डी जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर अपेक्स बैंक का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर बैंकिंग विभाग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें सहकारिता विभाग एवं बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और कंटिन्यू मैं आप सभी के लिए यहाँ पर अपेक्स बैंक की तैयारी निःशुल्क करा रहा हूँ और MCQ के माध्यम से। तो जो भी अभ्यर्थी अपेक्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिला सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंटिन्यू क्लास आ रहा है, इसका अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। जो भी अभ्यर्थी बाकी क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस देख सकते हैं। कंटिन्यू यहाँ पर क्लास आ रहा है, तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर जो सहकारिता विभाग का यहाँ पर अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जो जानकारी है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है तो MCQ के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, नाफेड का मतलब क्या है? NAFED नाफेड का मतलब क्या होता है? तो चार ऑप्शन है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, राष्ट्रीय कृषि और मत्स्य विपणन महासंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन या नेशनल अपेक्स फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नाफेड का मतलब होता है। अगला प्रश्न है, जिला सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र क्या है? जो बैंक है यहाँ पर जिला सहकारी समिति होती है वहाँ पर जो बैंकों में, तो उसका जो कार्यक्षेत्र होता है क्या होता है? तो ग्राम स्तर का, जिला स्तर का, नगर पालिका स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर जिला स्तर का हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है यहाँ पर, सरकारी समितियों की स्थापना खालिस्तान द्वारा की जानी चाहिए। तो सरकारी जो समितियाँ होती हैं जो बैंकों में, उसकी स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की जानी चाहिए? तो व्यक्ति है, पूंजीपति, सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सदस्य हो जाएगा। सदस्यों के द्वारा सरकारी समिति की स्थापना यहाँ पर की जाती है। अगला बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 कब लागू हुआ? जो बैंकिंग विनियम है अधिनियम 1949 में कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन हैं, 5 अप्रैल 1950, 16 मार्च 1949 या 16 मई 1949 या 16 अप्रैल 1950। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 16 मार्च 1949। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 मार्च 1949। चलिए अगला प्रश्न है, बैंकिंग विनियम यहाँ पर अधिनियम 1949 की कौन सी धारा गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों के निपटान से संबंधित है? तो ए है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 12, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 9, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 14 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20। तो चार ऑप्शन है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ उसे भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 9 के तहत यहाँ पर गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों के निपटान से संबंधित। अब सभी के लिए यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिला सहकारी बैंक में भर्ती निकली है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 15 मॉडल प्रश्न पेपर PDF के माध्यम से, जिसमें उत्तर सहित आपको 15 मॉडल सेट मिलेगा, इसकी जानकारी लेकर आया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं तत्काल मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस जो सेट है, मॉडल सेट है, उस पर क्या क्या रहेगा, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ से संभावना रहेगी। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न मिलेंगे। मतलब मैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या उसको बता रहा हूँ। जो सेट रहेगा आपका 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक जो सेट है वैसे रहेंगे, जैसा एग्ज़ाम होता है सेम। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का प्रश्न देखने को मिलेगा 1 से 10 तक, उसके बाद छत्तीसगढ़ी के 11 से 20 तक। इस तरह से शेड्यूल वाइज यहाँ पर मैं जो प्रश्न है उसको जमाया हूँ, जैसे सिलेबस में आएगा सेम टू सेम। बट मैं आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का टोटल जो 15 मॉडल सेट है, सभी में 10-10 प्रश्न है। 15 मॉडल सेट, उसमें मिलाकर 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न, सहकारिता विभाग और बैंकिंग के जो प्रश्न रहेंगे 450 प्रश्न रहेंगे। सभी में मैं 30 प्रश्न ऐड किया हूँ, जबकि वहाँ पर 25 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। मैं वहाँ पर 5 प्रश्न एक्स्ट्रा दिया हूँ। उसके बाद है भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस में। तो टोटल 150 प्रश्न है। 10-10 यहाँ पर प्रश्नों का अलग अलग सेट है जो कि सिलेबस वाइज रहेगा। उसके बाद गणित और रीजनिंग के यहाँ पर 150 प्रश्न, मतलब गणित के 75, रीजनिंग के 75। उसके बाद हिंदी व्याकरण के 150 प्रश्न, साथ ही साथ हिंदी
इंग्लिश व्याकरण के 150 प्रश्न और कंप्यूटर भाषा के यहाँ पर 300 प्रश्न। तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपको मॉडल सेट में प्रश्नों की टोटल संख्या रहेगी 1650 प्रश्नों का जो सेट रहेगा एक PDF के माध्यम से। प्रत्येक सेट में आपको 1 से लेकर 110 तक मैं यहाँ पर प्रश्न सेलेक्ट किया हूँ। या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के एक्स्ट्रा जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर 20 दिया हूँ। और 25 प्रश्न सहकारिता विभाग के पूछे जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको 30 प्रश्न लगाया हूँ, मतलब 5 प्रश्न एक्स्ट्रा। लगभग यहाँ पर 1650 प्रश्न आपको मिलेगा। और जिसको भी मॉडल जो सेट लेना है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वाला आप नंबर है व्हाट्सअप नंबर, तत्काल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन प्रश्नों का आपको संकलन बहुत ही कम चार्ज पर मिलेगा। इसके लिए चार्जेबल रहेगा जो कि बहुत ही कम चार्ज रहेगा। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी। बेहतरीन मॉडल सेट मैं बनाया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी को अपेक्स बैंक की भर्ती निकालनी है तो मॉडल सेट ले सकते हैं। अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा आम निदेशकों से निर्देश से संबंधित है? तो आम निदेशकों के निषेध से संबंधित है। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 16, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 13, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 12, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 11। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 16 के तहत यहाँ पर आम निदेशकों के लिए निषेध है। अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 खालिस्तान से संबंधित है। तो सहायक कंपनियों की प्रकृति पर प्रतिबंध, भारत में संपत्ति बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस देने इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर भारत में संपत्ति से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा में बैंकिंग कंपनियों द्वारा अग्रिमों को नियंत्रित करने की रिजर्व बैंक की शक्ति प्रदान की गई है? तो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22 है, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 24, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 21 या बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 20। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21 के तहत यहाँ पर रिजर्व बैंक की शक्ति यहाँ पर प्रदान की गई रिजर्व बैंक को। अगला है बैंकिंग अधिनियम 1949 की कौन सी धारा बैंक, बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी शब्द के उपयोग से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा जो कि बैंक, बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी शब्दों से संबंधित है? तो बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 7 है, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 2 या बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 8 या बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 6। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 7 के तहत इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 2020 में किसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया जिससे 1482 शहरी और 58 बहु राज्य सहकारी बैंक RBI के अंतर्गत आ गए? तो वित्त मंत्री द्वारा, RBI द्वारा, सचिव द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा हो जाएगा। अगला, भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में जो म्यूचुअल फंड व्यवसाय है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, IRDI, सेबी या AP। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेबी इसको नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बीमा व्यवसाय का नियामक कौन सा है? तो RBI है, IRDA है या सेबी है या नाबार्ड। तो बीमा जो कंपनी कौन देखती है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, IRDI, IRDA जो कि IRDA है और इसका फुल फॉर्म भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी वह संपत्ति नहीं है जिसमें बैंक SLR बनाए रखने के लिए निवेश कर सकते हैं? तो इनमें से कौन सी संपत्ति नहीं जिसमें बैंक SLR बनाए रखने के लिए निवेश कर सकते हैं? तो नकद है, सोना है, डिवेंचर है, SLR प्रतिभूतियां हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, डिवेंचर। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा जारी करता कौन है? तो भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्री है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सेवा विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो कि मुद्रा जारी करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर RBI जो केंद्रीय बैंक है उसका कार्य कौन सा नहीं है? तो केंद्र सरकार का बैंकर है, उन राज्य सरकारों के लिए बैंकर जिन्होंने इसके साथ समझौता किया है, बैंकों का बैंकर, आखिरी कर्जदाता। उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, कोई भी कथन असत्य नहीं है। सभी इसका काम है, केंद्र सरकार का बैंकर है, उन राज्यों के लिए बैंकर है जिन्होंने उनके साथ समझौता किए हैं, साथ ही साथ बैंकों का बैंकर है और आखिरी
कर्जदाता भी यहाँ पर रिजर्व बैंक है। अगला है, देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो देश में भुगतान है और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कौन करता है? तो NPCI, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, CIL। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। तो कार्यशील जो पूंजी का स्रोत कौन सा नहीं है? तो चलो इसको देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल भुनाना है, उसके बाद है वाणिज्यिक पत्र है या असुरक्षित सावधि ऋण। तो कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है, तो डी हो जाएगा, असुरक्षित सावधि ऋण। बाकी सभी कार्यशील पूंजी का स्रोत है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल भुनाना या वाणिज्यिक पत्र। अगला है, खालिस्तान निधियों को संदर्भित करता है जो एक संगठन के पास अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों का वित्त पोषण के लिए होना चाहिए। तो कौन सी यहाँ पर निधियाँ हैं जो कि संदर्भित करता है जो एक संगठन के पास अपने प्रतिदिन के कार्यों के वित्त पोषण के लिए होना चाहिए? तो अचल पूंजी है, कार्यशील पूंजी, प्रतिधारित कमाई या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्यशील पूंजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक पूंजी एक कारखाने के लिए कार्यशील पूंजी है? तो कौन सी जो भौतिक पूंजी है एक कारखाने के लिए कार्यशील पूंजी है? तो उपकरण है, भवन है, कच्चा माल, मशीन। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर कच्चा माल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिसंचारी कार्यशील पूंजी जो यह भी कहा जाता है। तो परिसंचारी कार्यशील पूंजी यह भी कहा जाता है। तो स्थायी कार्यशील पूंजी, अस्थायी कार्यशील पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी है, अस्थायी कार्यशील पूंजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंध करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंध करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज का परीक्षण करता है? तो कौन सा यहाँ पर प्राधिकरण है जो कि ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाजों को क्या करता है? परीक्षण करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग IMP क्वेश्चन और एग्जाम में आने की यहाँ पर संभावना रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल से जुड़ जाए